इसमें नहीं रखी नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो किसान है हाँ। उसका मुद्दा अलग है। हाँ हाँ, ये जो है ना, ये अपन ने जो चर्चा की है, ये चर्चा इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली, सोशली ये सब ठीक है, लेकिन किसान की सामूहिक आत्महत्या जो अपने को अपना रेट हाँ, चल देखने रहा को है, मिलते हैं हमारे देश हाँ, ये अलग बात है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए तो सिस्टम ही जिम्मेदार ज़्यादा है जी। किसान क्या होता है, मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए जानता हूँ। किसान की कोई मजाक की बात नहीं है। एक कंपनी चलाना ठीक है, किसानी करना कोई आसान बात नहीं है। वो करे ते म्हणतात ना, म्हणजे मराठीमध्ये जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कडे, तुकाराम महाराज म्हणले, किसान की करना कोई साधारण बात नहीं है। और किसान जो आत्महत्या कर रहा है उसके लिए तो ज़्यादातर सिस्टम जिम्मेदार है जी। क्योंकि किसान की कोई इज्जत ही नहीं हमारे देश में। जो आदमी 100 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उस आदमी को अगर आपने अनाज उगाने की क्रेडिट नहीं देते हो तो वो क्या करेगा? वो जीवन देखो तुम उसका, वो ऐसा ही नहीं मरता, उसके पास कोई सिचुएशन सोल्यूशन नहीं रहता है, तब वो ये करता है। वो आदमी अपने औरत के गहने गिरवी रख के खेती करता है, और मट्टी में बीज डालना, माटी में, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि यानी मट्टी में पैसे फेंकना किसी की औकात नहीं है। इंडस्ट्री वाला तो कर ही नहीं सकता। इंडस्ट्री वाला पैसे फेंकता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो इस उम्मीद से कि उससे कुछ आएगा, लेकिन किसान एक ऐसा आदमी है जो मट्टी में पैसे फेंक देता है और फिर नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है उसका। वो मिट्टी के पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे उसका कोई भरोसा नहीं रहता, उसके बावजूद भी वो दाव खेलता है। और उसके बाद में जब मिल भी जाता है तो आप लोगों की सिस्टम ऐसी बनी है जहाँ उसके ऊपर बैठे हुए खाते हो आप लोग। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। किसान के ऊपर सभी, तुम ही बोलते हैं कि भी इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों पे टिकी है, राइट, 100%। फिर भी हमारे देश में खेती को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया, उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, वो सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस हो गया। तुम्हारे औकात के हिसाब से करते बैठो, नहीं तो नहीं करते बैठो। तो सप्लीमेंटेशन दे रहा है सरकार, लेकिन उस इमेज से नहीं देता है जहाँ और राष्ट्रों में होता है। वहाँ तो किसानों की पूजा की जाती है। जो अनाज उगाने वाले को तो सैल्यूट किया जाता है। जापान का उदाहरण बताऊँ मैं, जापान में जब गेहूँ निकलता है फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ के सरकारी गोडाउनों में चला जाता है और वहाँ रूल बनाया जाता है कि सभी सरकारी ऑफिसर ने सरकार के गोडाउन से गेहूँ खरीदना है और इतनी प्राइस देना है, इससे कम नहीं। यहाँ ऐसा होता है क्या? यहाँ उगाता तो है लेकिन उसको अपनी भावबाजी रखने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार दूसरे को है। तो उसको पता ही नहीं कि लागत कितनी लगी। हर एग्जाम्पल बता दो, संतूर का साबुन लेते हो, आप प्रिंट लगा रहे थे, क्या दुकानदार को बोलते हो तुम कि ये 2 रुपये से कम दो? उसने तो तय किया कि भाई इसका कवरिंग ववरिंग मार्केटिंग लगा के ये आपको 15 रुपये में देगा। तो कोई किसान से पूछता है कि बाबा सोयाबीन लाए हो तो बोते समय में कितना खर्चा हो गया और अभी क्या भाव रखे हो? अभी के डेट में 10,000 का भाव है सोयाबीन को। ये कभी नहीं रहेगा साहब जब किसान का सोयाबीन निकलेगा तब, ये ध्यान में रखना। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी के वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। कुछ लोगों ने आरोप किया, कुछ संतरी मंत्री ने आरोप किया, मैं सच बात बोलने से डरता नहीं हूँ। संतरी मंत्री ने आरोप किया कि भाई ये लोग आलसी होते हैं। किसान और आलसी, तुमने देखी है किसान कभी? रात दिन काम करता है, बाल बच्चे लेके काम करता है, इंक्लूडिंग ऑल फैमिली। कोई बच्चा नहीं रहता घर में जब किसानी शुरू हो जाती है। तुम देख लेना, मैं देहाती आदमी हूँ, देहात की बात करूँगा, छोटा बड़ा सब लग जाते हैं बेचारे काम को, तब कहाँ वो कुछ मिलता है। अरे आप तो बस ऐसा पॉकेट में लाते हो और रोटी सेकते हो और बोलते हो कि मालूम नहीं है आपको कि भाई गेहूँ कैसे उगता है। गेहूँ की रोटी बनने के लिए क्या प्रोसेस होती है आपको नहीं पता, कितनी परवरिश करना पड़ता है। बच्चे के तरफ ख्याल नहीं देता किसान, लेकिन पौधे के तरफ इतना ज़्यादा ख्याल देता है। बच्चा बीमार हो गया ना सर तो 2 दिन लेट कर देता है, लेकिन पौधा अगर बीमार हो गया तो वो कर्जा का निकालेगा, कहीं से पैसे लाएगा तो तुरंत उसका इलाज करता है। ये है किसानी। लेकिन उसकी वैल्यू है क्या? इस देश में नहीं है वैल्यू। कोई पूछता नहीं किसानों को, वहाँ जाने के बाद पूछता नहीं कि भाई क्या भाव रखे हो। भाव ठहराने वाला दूसरा, सिर्फ ये लेने वाला जाने वाला सिर्फ, और जो मर्जी आए वो उसमें। नहीं तो आप बोलो ना कि भी एक बीज का जो 100 बीज बनाता है वो कैसा पीछे आएगा? आप बोलो, एक बीज बोता है तो 100 बीज निकलते हैं,
तो 100 में से मान लो कि भी 20 ऐसे ही गए तो 80 रह गए, 10-20 खर्चे में गए तो 60 रह गए, एक दो इधर उधर ताने तूने मार के गए 50 रह गए। 50-20 का तो कम से कम उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। इसके वजह से वो रोता है कि भी इस साल तो ये होने वाला था लेकिन नहीं हो पाता। इसके वजह से उसके ऊपर जो है वो कर्ज का बोझ हो जाता, फिर वेरियस एंगल से उसको डिप्रेशन आ जाता। वो सोचता है कि बेटी की शादी करूं, बच्चे का एजुकेशन करूं, घर बांधूं कि नहीं बांधूं, लाया हुआ कर्जा वो मिट्टी से आने की कोई नौबत दिखती नहीं, तो उसके वजह से उसको डिप्रेशन आती है। उसके लिए तो मैं मानता हूँ कि व्यवस्था कारणीभूत है। देखो, किसान मरने के बाद में 1.5 लाख देने वाला शासन, और जब किसान की डिमांड रहती है सिर्फ 25,000 दो, तो 1 रुपया नहीं मिलता उसको। मरने के बाद में उसको क्या क्रियाक्रम करने के लिए तुरंत 50,000 का चेक देते हो यार, और फिर बाद में उसकी मरम्मत करने के 1.5 लाख रुपए देते हो। मेरा कहना है कि भी प्रॉब्लम क्रिएट होने के पहले ही अगर थोड़ा बहुत दे देते हो तो उसका मामला सटीक हो जाता है। कुछ तो उदाहरण ऐसे है, किसानों के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन बोल देता हूँ कि तुम्हारी जो सरकारी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, वो कागज पे पैसे देने के लिए राजी नहीं होती। इंडस्ट्री वालों को करोड़ों अरबों का खरबों का लोन देते हो तुम, और वो जमीन का टुकड़े का कागज ले आता है तो उसको 10 बार बुलाते हो तुम। ये तुम्हारी शासन की नीति है। तो इससे वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको लगता है कि मैं जमीन गहन कर रहा हूँ और उसके ऊपर 25,000 रुपये नहीं मिलते, मरने के बाद 50,000 रुपये मिलते, 1.5 लाख रुपया दे जाता है मरने के बाद में। तो क्या होता है, नुकसान कितना होता है? एक घर का आदमी चला जाता है, बच्चे के ऊपर उसका बोझ आता है। 1.5 लाख रुपए से होता है क्या सर? एक आदमी 1.5 लाख रुपए के लिए कोई मरना चाहेगा? चलो अगर ये बात सच है तो मैं 1.5 लाख रुपए देता हूँ, कोई मरता है क्या? नहीं। कोई मिनिस्टर मरता है, कोई आमदार खासदार, कोई प्रतिनिधि मरने के लिए तैयार है? अच्छा 1.5 लाख कम होते हैं, मेरे तरफ से 2 लाख लेके जाओ, 50,000 पांजिली सर से उधार लेता हूँ। अच्छा 2 से ही नहीं जमता होगा तो 2.5 लाख देता हूँ, 7 से 50,000 लेता हूँ, चलो 2 लाख देता हूँ। मरता है कोई? नहीं। एक मंत्री ने बोला है कि पैसे के लिए किसान आत्महत्या करता है, पैसे के लिए मरता है। एक जो आदमी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गिरवी रखता है कुछ भी, वो मरता नहीं है, उसको सिस्टम मारती है। ये ध्यान में रखना। किसान के बारे में बोल रहा हूँ, किसान की हालत ये बहुत खतरनाक। किसान का टॉपिक ही सेंसिटिव है, वो अलग टॉपिक है, इस पे चर्चा ही अलग तरीके से करनी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम किसी दिन सर ये पहले अपन जो चर्चा की वो सही बात, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंसान, ये बात अलग है, ये अलग बात है। मैं इसीलिए बोला कि किसान का जो सब्जेक्ट है आत्महत्या का वो अलग है। उसके लिए तो सारे इंसान जब से देश आजाद हुआ तब से सिस्टम ऐसी चल रही है। बराबर। हम सर किसानों के बारे में एक दिन चर्चा करेंगे क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव है। इसी के साथ सर इस सब्जेक्ट की कंक्लूजन में आते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं उसमें ये समाज का मसला है, पहले तो बता चुके हैं। तो जैसे लोग अगर कोई सुसाइडल जो टेंडेंसी वाले लोग हैं उनकी मजाक वगैरह उड़ाते हैं, तो इसमें समाज की क्या भूमिका रहनी चाहिए कि इस जो ऐसा घिनौना काम है ये उस पर रोक लगाई जाए? उसमें समाज में कौन सी भूमिका? मैं पॉइंट बोलता हूँ जी, यानी मेरे पॉइंट उस एंगल से काम करते हैं, सोचता हूँ मैं। एक तो जीवन में कैसा है कि जीवन हम जब जो जी रहे हैं उसमें जो अपनी औकात के ज़्यादा अपेक्षा है, यानी आदमी कैसा है, अभी जो हमारा जो सिचुएशन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, या हमारा जो कल्चर चल रहा है, या हमारे जो युवा पीढ़ी की जो मानसिकता बन रही है, वो कैसा है कि उनकी काम करने की टेंडेंसी कम है, अपेक्षा ज़्यादा है। और ज़्यादा अपेक्षा जब होती है और प्रैक्टिकली जो काम करने की टेंडेंसी कम होती है, तो आदमी के मन में नहीं क्या एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य आता है, क्योंकि वो अपेक्षा के अनुसार कर नहीं पाता, और अपेक्षा के अनुसार उसकी एबिलिटी नहीं है प्रैक्टिकल लेवल पे, उसमें वो टैलेंट नहीं आया है, उसने वो खुद ने स्किल डेवलप नहीं किया है, बराबर है। और समाज में कैसा है, हमको भपका दिखता है, यानी किसी के पास 4 व्हीलर है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी का बड़ा मकान है, मकान में फैसिलिटीज है, फिर वो सोचता है कि मैंने कौन सा पाप किया हुआ, मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है, और मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कमा पाता हूँ। तो वो अपेक्षा करता है और वो गलत मार्ग में लग जाता है, चोरी के या गलत कोई अन्य मार्ग में लग जाता है। फिर वो अन्य मार्ग में लगते समय वो सक्सेसफुल नहीं होता हो पाता है, वो नाकामयाब होता है। फिर उसके पास नहीं क्या, नाकाम होने के बाद एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बचता है, बाद में लोग गाली गलौज करते हैं, उसको अलग डाल देते हैं, वो डिप्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, फिर वो आत्महत्या की और सोचने लगता है। तो ज़्यादा अपेक्षा
ज्यादा अपनी योग्यता को न चेक करते हुए, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को ना चेक करते हुए, अपने फैमिली बैकग्राउंड में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, माँ बाप की जो आर्थिक सिचुएशन है, उसको ना चेक करते हुए उसने एक इमेजिनरी ने क्या एक ड्रीम बनाया और वो उसके औकात के भी पल्याड़ है, लेकिन उसकी अपेक्षा है कि होना चाहिए, फिर वो गलत मार्ग चूज करता है, फिर गलत मार्ग में अपयश मिलता है, फिर घर वाले लोग अड़ोस पड़ोस उसको गालियां देते हैं, उसको अलग डाल देते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, वो डीप में जाता है और वहां से बाहर निकलने की उसमें ताकत नहीं होती। जैसे तो आपने पबजी गेम के बारे में बताया था, वैसा ही वहां होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो मेंटल स्ट्रेस इतना डीप में जाता है कि वो मेंटली उससे बाहर निकल पाता है, फिर उसको लगता है कि मरना ही एक सोल्यूशन है। जब ले गया इंसान के पास दूसरा कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है, उसके पास एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है आत्महत्या। बराबर है। हालांकि जीवन में मंजिल तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं, बराबर। अगर आपके घर का रास्ता बंद है तो आप घर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रास्ता ढूंढ के घर पहुंचने वाले हैं। रास्ते वेरियस टाइप के रास्ते हो, लेकिन उसका क्योंकि जीवन कैसा है, सप्तरंगी है, जीवन बहुरंगी है, जीवन में अलग अलग कलर का जीवन है, अलग अलग कलर हमें जीवन में जीने पड़ते हैं, लेकिन उसको लगता है कि यही कलर है, यही कलर में जीना है, ये कलर नहीं मिला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। रखने का ना, फिक्स माइंड नहीं रखने का। देखो, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ने के लिए तो एक कारण तो है ही नहीं, हजारों कारण हैं, अभी तो बढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी तो है, एजुकेशनल भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, 3-4 चीजें हैं, और कौटुंबिक भी कारण है, और उसमें अपना मेंटल बिहेवियर भी है, अपन क्या सोचते हैं उसके बारे में भी। सभी चीजें पॉजिटिव नहीं मिलेंगी। मैं पहले भी बार बोला हूँ कि सभी आदमी को सभी चीजें, एवरीथिंग इज नॉट पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं आपको, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आएगी, तो उसको फाइट करने की क्षमता पैदा करना ये आदमी का काम है। और वो एक ही रोना, मतलब मेरी इकोनॉमी डाउन होने की वजह से मैं एजुकेशन नहीं ले सका। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं रहती, फिर भी उभरे, तो उनमें वो कहाँ से, वो एग्जाम्पल लेना उन्होंने वहां से, वो कहाँ से ताकत आ गई। तो इनके पास जो ताकत है, तो क्यों अपने पास आधी ताकत नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फेल्यूर इज ए नॉट क्राइम बट लो एम इज ए क्राइम। करेक्ट। और सर एक पॉइंट मैं उसमें और जोड़ता हूँ, जैसे अभी कुछ सुसाइडल मेथोडोलॉजी अपने भारत की, भारत में कैसा है, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। जैसे लड़का लड़कियां कोई लपड़ा रहा या कुछ गलत मैटर हो गया उसमें, तो वो उस लड़के को समाज भी सुसाइड करने के लिए प्रवृत्त करता है और वो भी खुद सुसाइड कर लेता है। लेकिन ऐसे भी समाज में एग्जाम्पल है जिस पर गलत आरोप लगाए गए थे, वो स्थिर रहे, उन्होंने उसको सेटल किया, हैंडल किया, वो भी बाद में मंत्री, आमदार, खासदार बन चुके हैं। देखिए वो सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन को तुम कैसे टैकल करते हो या कैसे हैंडल करते हो, और वो सिचुएशन में तुम किस तरह से अपने आप को बाहर से उबारने के लिए कोशिश करते हो, वो डिपेंड करता है। और कैसा है, देखो, जो आदमी जीवन में कुछ ना कुछ करता है उससे गलतियां होती है। इसीलिए जो सुसाइडल टेंडेंसी का बिहेवियर रखने वाले लोग हैं, उनके लिए जो काउंसलिंग बना है अभी, वो सिर्फ हाथ में आने को होना, वो वहां से बाहर निकालने की कोशिश 100% करते। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का नहीं, क्या काउंसलिंग है सर, उसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तुम वो काउंसलिंग सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम उन लोगों से काउंसलिंग ले सकते हो, तुम्हारा जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो लोग वहाँ उसके जड़ तक जाएंगे, उसका स्टडी करेंगे, तुम्हारे माइंड को सेट करेंगे। और जीवन कैसा है, मेरा आफ्टर ऑल यही कंक्लूजन है कि जीवन बहुरंगी है, और 10 में से 1 या 2 क्वालिटी तुम में गलत हो भी सकती है जो लोगों को नहीं पसंद होगी। इसका मतलब तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। या जीवन में कैसा है, देखो, कभी कभी आदमी इज्जत के लिए मरता है, कभी कभी आदमी पैसे के लिए मरता है, कभी कभी आदमी रिलेशन के लिए मरता है, कभी कभी आदमी अपने ईगो को हर्ट हुआ, मेरा ईगो ऐसा कैसा लोगों ने मुझे हर्ट किया, उससे वजह से भी मरता है। कभी आदमी को इतना लोभ होता है, मोह होता है कि वो मोह के कारण अगर कोई तीसरा आदमी मर गया, मेरा इतना नजदीक का आदमी चला गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा बहुत नजदीक, वो पूरा इमोशनल हो जाता है, उसमें भी वो इमोशनलिटी में फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है, तब भी वो मरने की सोचता है। तो ये यानी आदमी के जो मनोतरंग है, मनोभाव है, बराबर है। कुछ आदमी तो ऐसे भी देखे सर मैंने कि वो अपने मन में इतनी चीजें दबा के रखता है, इतनी चीजें दबा के रखता है, इतनी चीजें दबा के रखता है, और वो किसी का से चर्चा नहीं कर पाता है, उसका बहुत बड़ा स्पोर्ट होता है, और स्पोर्ट से भी वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंजाइटी में चला जाता है, उसमें उसको जीवन में नरक जैसा जीवन लगता है, उसको जीवन में हैप्पीनेस नहीं आता है, फिर उसको जीवन में खत्म करना यही पात्र पर्याय उसको फील होता है, बराबर है। उसके लिए क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो तो खुद वो है,
वो बुज़दिल आदमी है जो जीवन को छोड़ के जा रहा है। अभी कंक्लूडिंग में जाना चाहूँगा और चर्चा भी बहुत देर हो चुकी है, समाप्ति करना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि जिन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी तैयार होने की कगार पर होती है और जबकि हॉस्पिटल अभी अवेलेबल है, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हम कहते हैं वो अवेलेबल है, वो ट्रीटमेंट दे भी सकते हैं, लेकिन लोग वहाँ भी जाने से कतराते हैं क्योंकि मतलब मेरी जो प्राइवेट बात है वो किसी को पता चल जाएगी या कुछ लोग हंसेंगे मुझ पर, इसकी वजह से वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाता। तो साइकोलॉजिस्ट इनकी क्या भूमिका हो सकती है और कितने कारागर हो सकते हैं अगर वो उनके पास जाए, हॉस्पिटल में जाए? नहीं, निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई टेंडेंसी अगर निर्माण होती है और अपने फैमिलियर लोगों के ध्यान में आती है तो उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी है किसी साइकोलॉजिस्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या रहता है कि भाई ये कोई मतलब ऐसी पैदाइशी समस्या नहीं रहती, नहीं, ये आर्टिफिशियल समस्या है, आर्टिफिशियल चीज़ों का हल होता है जी। वो डिपेंड अपॉन दी योर मेंटेलिटी कि अब तुम जाने से हिचकिरा रहे हो, बताने से हिचकिरा रहे हो, किसी को बताते ही नहीं हो यार, अपन ने बोलते ही नहीं कि मैं बीमार हूँ ऐसा साबित करना पड़ेगा ना तो उपचार मिलेगा। जैसे शरीर बीमार होता है बिल्कुल, तो मन की बिल्कुल। बीमारी भी होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि मन की तो बीमारी बड़ी सेंसिटिव होती है, बॉडी की बीमारी का सब्जेक्टिवली मतलब पता चल जाता है कि भी बीमार है। मानसिक स्थिति को जांचना थोड़ी अलग बात है, लेकिन ये भी इसका भी उपाय है। अगर वो उसको सेंटर में ले जाते हैं अपन और वहाँ एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट के तरफ से अगर उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसका जो सुसाइडल बिहेवियर है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ने के जो चांसेस है वो बिल्कुल माइनस हो सकते हैं, वहाँ से निकल भी सकता है। बहुत सारे लोग निकल भी चुके हैं और बहुत सारे लोग उसमें सक्सेस भी, एक पॉइंट में जोड़ना चाहता हूँ सर, नया जीवन भी मिला है। जी बोलिए। ऐसा अपने देश में नहीं क्या, बॉडी के डॉक्टर है, यानी बॉडी के डॉक्टर लाखों है, जैसे आंखों के डॉक्टर अलग है, हार्ट के है, लीवर के है, हाँ, यानी हर चीज़ के डॉक्टर है समझो, डेंटल है, लेकिन नहीं क्या मन भी एक बीमार होता है, जैसे बॉडी में मन बीमार होता है लेकिन वो आंखों से दिखता नहीं है, तो मन का डॉक्टर होता है साइकोलॉजिस्ट, लेकिन एक ही डॉक्टर चाहिए साइकोलॉजिस्ट, अच्छा साइकोलॉजिस्ट, लेकिन वो डॉक्टर को समाज में नहीं किया कोई यानी वैल्यू ही नहीं है, यानी जरूरत है क्या नहीं साइकोलॉजिस्ट की, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। बड़े शहर में नागपुर जैसे का डॉक्टर होता है, हिंगनघाट इतना बड़ा तालुका है, वर्धा जिला है, वहाँ भी साइकोलॉजिस्ट है या नहीं है, होंगे तो उसको रिस्पॉन्स कितना है नहीं मुझे मालूम नहीं है, उसमें वो एक क्रिटिकल मैटर है। गफलत कैसी होती है सर, देखो कि ईच डिसीज ओरिजिनेट फ्रॉम माइंड, कोई भी डिसीज, करेक्ट, देखो तो माइंड में डिसीज जब ओरिजिन होता है तो वो किसी को दिखता नहीं, एंड माइंड का डिसीज जब बॉडी पे आ जाता है तो देन बॉडी कैन डेवलप द सिम्टम्स, साइन, तब फिर अड़स पड़ोस के लोगों को ध्यान में आता है कि आदमी बीमार है। देखो कितनी प्रोसेस हो गई, फर्स्ट तो डिस्टर्ब हो गया माइंड बहुत सारे दिन तक डिस्टर्ब रहने के बाद में बॉडी पे इफेक्ट हो गया, बॉडी का इफेक्ट साइन एंड सिम्टम से दिखा आपको अड़स पड़ोस को, तो फिर लगता है कि आदमी बीमार हो गया, फिर उसको पकड़ के फिर साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं कि अच्छा डॉक्टर खराब झाला है, इसका मतलब मस्तिष्क खराब हो गया। एक पॉइंट इसमें जोड़ता सर, बहुत से लोगों तो नहीं कि सिर्फ जो साइकियाट्रिस्ट है उसका सीखने जाते हैं, वो जाते हैं अन्य डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनको क्या लगता है कि इसकी बॉडी जो सिम्टम आपने बोला दिखते हैं नहीं उस पर सोचते हैं, पर वो डॉक्टर अगर डॉक्टर समझदार हो तो वो समझ लेता है कि इसका प्रॉब्लम मेंटल है, मेंटल डिसऑर्डर की केस है, वो बॉडी का उसके ऊपर साइन एंड सिम्टम दिखता है कि ये ऐसा करता है वैसा करता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई आदमी बदन पे कपड़े नहीं पहनता, ऐसा मान लो, ऐसा बिहेवियर क्यों आया, समथिंग इज रॉन्ग इन माइंड फर्स्ट, बराबर है कि नहीं? उसको लगता है कि ये कपड़े पहनने वाले लोग पागल है इसलिए वो कपड़े नहीं पहनता, लेकिन तुम लोग वो कपड़े नहीं पहनता इसलिए तुम उसको पागल बोलते। सेम कंडीशन देखो, तो उसका माइंड जो है वो सेट नहीं, वो क्या समझता है कपड़े पहनने वाले लोग पागल, मैं बिना कपड़े का ही अच्छा, और तुम उसको क्या बोलते हैं, वो पागल है, वो पागल हो गए हैं, कपड़े पहनता नहीं। समझदारी का फर्क है। तो समझाओ कि भाई उसकी माइंड की जो स्थिति है वो कोई नॉर्मल नहीं रही, वो एबनॉर्मल हो गई, इट्स एबनॉर्मल डिसऑर्डर, कपड़े ना पहनना है इससे एबनॉर्मल डिसऑर्डर। तो ये समझ में आया बराबर है उसको साइकोलॉजिस्ट को, भाई ऐसी स्थिति क्यों आई, इसके मन मस्तिष्क में ये वाइस वर्षा कैसा हो गया, उलट हो गया ना वो, या ना वो सोसाइटी को पागल समझता है और सोसाइटी उसको पागल समझती, दोनों के जो स्थिति है वो अलग अलग है, दोनों की रैंक अलग अलग है।
उसके दिमाग में ये कैसा आया, क्योंकि पहले तो कपड़े पहनता था, कम्युनिकेट होता था, बातें करता था, अभी बातें भी नहीं करता है, और बातें करता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो बोलते तुम लोग पागल हो, नालायक हो, मेरे को समझते नहीं तुम, ऐसी जब उसकी भाषा शुरू हो जाती है, समझ जाने का कि भाई मेंटल डिसऑर्डर की केस है, उसको ले जाने का और फिर देखने का उसके बिहाइंड रीजन क्या है, किस कारण के वजह से उसकी मानसिक स्थिति आ गई। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा क्ल्यू जी, डिसअपॉइंटेड आप लव मिलेगा, इकोनॉमिक डिसऑर्डर मिलेगा, एजुकेशनल डिस्टर्बेंस मिलेगा, ये बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कौटुंबिक डिस्टर्बेंस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें कि क्राइम मिलेगा, कोई चीज़ में कोई दोस्त ने दगा फसाद किया उसके साथ में, फिरका फरस्ती के माहौल में उसको कोई चक्कर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर है, वो जाता है साइकेट्रिक और उसको हिसाब से फिर उसका निकालता है और ट्रीटमेंट देता है। पहले तो ट्रीटमेंट ये देता है कि भी उसको डिप्रेसिव एंजाइटी की मेडिसिन देता है कि भी उसका दिमाग में सोचना ही नहीं चाहिए, पहले रिलैक्स करते हैं उसको, तो उसको गहरी नींद आने के बाद में वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको। इतने दिन से नहीं सोया हुआ आदमी अगर एक दिन सो जाए तो दूसरे दिन में उसको रिलैक्स फीलिंग आती है। तो कुछ नार्कोटिक ड्रग्स है, हम नार्कोटिक बोलते हैं उसको, नशीली दवा है, मन मस्तिष्क को विचार करने नहीं देती। फॉर एग्जांपल एंजाइटी के लिए अल्पेराजोलन नाम की एक गोली है, वो देने से आदमी का मूड एकदम फ्रेश, ऐसा लगता है कि अपनी बात कोई समझना नहीं है, बेटर फील। तो ये चीज़ें देख के देखता है कि भी उसके पीछे भी उसका रीजन रहता है साइकियाट्रिस्ट का कि भी ये देने से क्या होगा, वो देने से क्या होगा। ऐसी बहुत सारी नशीली दवा देके उसके जो मेंदू की एक्टिविटी बढ़ गई है, माइंड की एक्टिविटी जो बढ़ गई है, ज़्यादा उत्तेजित होना, हॉरिबल, मतलब एकदम छोटी सी बात पे एकदम वो रिएक्ट होता है, वो स्थिति उसकी कम की जाती है। फिर उसका वो माइंड थोड़ा थोड़ा सेटअप आने के बाद वो शांत हो जाता है, फिर सोचता है, फिर पूछते हैं अपन अभी तबीयत कैसी है, बातें करना शुरू हो जाता है, फिर कपड़े भी पहनना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे सोचता है, वो आता है रिटर्न में अपने इसमें, और एक दिन वो एकदम स्वस्थ हो जाता है, ये है पर बच जाता है। और उसको पकड़ने के लिए, जांचने के लिए समाज भी उतना तैयार होना चाहिए, घर के लोग भी उतने तैयार होने चाहिए। किसी के ऊपर तुम कितना बोझ डालोगे, जिसकी औकात है उसके हिसाब से डालो ना, ज़्यादा का नहीं उठा सकता हूँ। तो माइंड डिसऑर्डर बहुत अलग बात है, उसके ऊपर भी कितना टेंशन देना, इसके ऊपर आप डिपेंड करते हो। ये 10 साल के बच्चे से इतनी अपेक्षा करते तू IAS 1, अरे बाबा चलो थोड़ा ग्रेजुएट हो दे, होने दो उसको, थोड़ा सा प्रिपेयर होने दो, फिर बोलो उसको वेरिएशन दो, इतने इतने है सारे ऑप्शन, तुमको क्या चाहिए उठा लो भाई। कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहिए? एंडिंग में यही कहना चाहूँगा सर कि समाज ने ऐसे आदमी के बिहेवियर को, यानी उसके जो चाल डाल है, रहन सहन है, उससे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको क्या जरूरी है, और उसको प्यार से उसका पेश होना चाहिए जी, और उसको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, और उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करना चाहिए जी। उसके बिहेवियर, और वो जो आदमी खुद, जो मैं पूरे स्टूडेंट को या पूरे सबको आइडिया देना चाहता हूँ जीवन की, जीवन ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं, जीवन में 2 टाइम की रोटी की जरूरत होती है इंसान को, और रोटी की व्यवस्था हो चुकी है। तुम कोई भी जगह जाओ तो आपको 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, शिव भोजनालय है वहाँ भी मिल जाती है, कोई मंदिर में जाओ तो वहाँ भी मिल जाती है, रेशन भी मिलता है, हाँ मिल जाती है। सिर्फ तुमने क्या अपने औकात के अनुसार रिस्पेक्ट की अपेक्षा करो जी, ज़्यादा ईगो रखो मत, यानी तुम्हारी औकात कम होती है और तुम दुनिया भर की हर चीज़ की अपेक्षा करते हो तो फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य तो आना ही है, बराबर है। और नॉर्मल जीवन जो, ठीक है ना, तुम्हारी जो योग्यता है वो तुमको जीवन में मिलने वाला है, जो मिलने वाला है तुमसे कोई छीनने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं, जो मिलने वाला है वो कोई छीनने वाला नहीं, बराबर है। और जीवन जीने के लिए लगता है क्या इंसान को, और बाद में है कुछ गलतियां होती रहती है, बड़ी बड़ी गलतियां इंसानों से होती है। गलतियां होने के बाद स्थिर रहो, पेशेंस रखो, अगर थोड़ा रुक जाओ 2-4 महीने दूसरे राज्य में निकाल लो, इस राज्य में तुम्हारे गांव में प्रॉब्लम आया होगा, आपको लगता है मेरी इज्जत का फालूदा होने वाला है, घर वाले तुमको कोऑपरेट नहीं कर रहे होंगे, घर वाले बोले मैंने इतनी गलती की ही कैसी, काय को की, तो अब भोग अपने, तो अपने गाँव एरिया छोड़ के चले जाओ, नए शहर में चले जाओ, यहाँ से 500-1000 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ नया अपना एम्पायर खड़ा करो, वहाँ स्थिर हो जाओ। वो इतनी बड़ी दुनिया में तुमको कौन पहचानने वाला नहीं, है? वो सिचुएशन जब आती है ना वो करने की, उस समय में कोई तो भी डाइवर्टिट्यूड मिलना चाहिए, और ऐसा जीवन स्थिति रहती है, वो क्रोध रहता है, ऐसा जीवन में दोस्त रखो या ऐसी मित्र मैत्रीण रखो, कोई भी रखो कि जिसको तुम हर चीज बता सकते हो, ऐसा कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड रखो, हर चीज बता, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम माँ बाप को नहीं बता सकते, बहुत सी चीजें तुम रिलेटिव को नहीं बता सकते, तुम्हारे जो पर्सनल लाइफ की जो चीजें होती है, बहुत या पर्सनल गलतियां भी होती है जो तुम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, गलतियां भी,
बराबर है। और दुनिया में तुमको ब्लॅकमेल करने वाले तुमको सब मिळेंगे लेकिन मिळणे एक- वाले. म्हणजे मराठीत म्हणेल की एक जीवाभावाचा मित्र ठेवा, हाँ. ज्याला हिंदीमध्ये आपण जिगर म्हणतो, अजीज म्हणतो, मेरा अजीज है. अजीज बोले तो एकदम नियर एकदम नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, कि कोई चीज़ ही उसे चुभी ना जाए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको मशवरा दे और सकता आपकी गलती में भी आपको कॉपरेट कर सकते हैं. यानी आपकी जो गलती होंगी आपको गलती का एहसास हुआ होगा, आप फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, आपको लगता होगा कि अभी तो इसके बाद नहीं करूंगा लेकिन इस बार मुझे कोई माफ कर दे. उस तरह का दोस्त भी अगर आपको मिले या कोई मिले है. तो दुनिया में अभी आप दोस्ती एक ऐसी स्टेट है हाँ, जिसका कोई ब्याज नहीं देना पड़ता जी. ना कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, हाँ, कुछ भी नहीं देना पड़ता, हाँ. सिर्फ बिहेवियर रखना पड़ता है अच्छे से, दूसरा- बाकी कुछ नहीं. हाँ. तो चलिए सालों सर सालों इसी के साथ हम चर्चा समाप्त करते हैं. तो जो इस चर्चा का सार है दोस्तों, अगर आप सुसाइडल टेंडेंसी के दौरान पहुंच चुके या आप में अगर ऐसी सिचुएशन निर्माण हो जाती है तो कुछ बातों का ध्यान रखें. जैसे अनकंडीशनल रिलेशनशिप रखें. जैसे मदर का लव होता है, जो हमारी माता है उनका जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, उनमें कुछ कंडीशन नहीं होती. कुछ ऐसे दोस्त रखें जिनको आप अपने जीवन की सभी बातें बता सके, मतलब कुछ बातें इन दोस्तों को बता सके, कुछ बातें उन दोस्तों को बता सके. हमेशा नेगेटिव लोगों से बचें और पॉजिटिव बनने की कोशिश करें. अनावश्यक कोई भी कंपटीशन ना करें और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए. और तीसरी बात यह है कि लोग क्या कहेंगे ये बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि अगर लोग क्या कहेंगे अगर ये भी तुम ही सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे. करेक्ट. ठीक है. अगर लोग क्या कहेंगे ये तुम ही सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे. इस बातों से बचे. जैसे फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं. अगर आप डिप्रेशन की सिचुएशन में जा रहे हैं तो आप रोज़ फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम 30 मिनट कीजिए, शायद आपको वो बातें बचा सकें. और ज़्यादा महान बनने की कोशिश ना करें, ग्रेट बनने की कोशिश करें लेकिन ज़्यादा ना करें. अगर इन बातों का अपने जीवन में आप ध्यान रखते हो तो शायद आप उस सोसाइटी के नज़दीक जाते जाते बच सकते हैं. आपने हमारी चर्चा ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद. अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ज़्यादा ही पसंद आई हो तो लाइक कीजिए. धन्यवाद.